वृंदावन कॉलोनी में सुभाष और वरुधनी नाम का एक अमीर जोड़ा रहता था। उनकी हरिका नाम की एक बेटी थी। वो बहुत सुंदर होने के साथ साथ बहुत घमंडी भी थी। एक दिन वो बालकनी में खड़ी उगते हुए सूरज का आनंद ले रही थी। इस बीच उसकी माँ वरुधनी कॉफी लेकर वहाँ पर आई। माँ, सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन अमीर है, बताओ। वरुधनी को समझ नहीं आया कि हरिका के सवाल का क्या जवाब दे। अरे ऐसे क्यों देख रही हो, पता है आपको या नहीं? अगर मैं बताऊं तो तुम क्या करोगी? जो भी ज्यादा अमीर होगा मैं उसे ही देखा करूंगी, और जो गरीब है उसे नहीं। आज तुम इस दौलत के लिए कितनी पागल हो। हमारे पास पहले से पैसा नहीं था। मैंने और तुम्हारे पिता ने बहुत मेहनत की। हाल ही में हम इतने पैसे वाले हुए हैं। हमें पैसा मिल गया, ये मायने रखता है। कब मिला इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिल्मों के डायलॉग मत बोलो। मुझे पहले की बातें जानने की जरूरत नहीं है माँ। अब हमारे पास पैसा है और मैं अमीर हूँ, तो मेरे आसपास के लोग भी अमीर ही होने चाहिए, चाहे वो सूरज हो या चांद। मुझे फर्क नहीं पड़ता। वरुधनी कुछ नहीं बोली और वहां से चली गई। इस बीच सुभाष अपने भाई की बेटी श्रीलेखा के साथ घर पहुंचा। दोनों कार से उतरे और अंदर आए। वरुधनी ने प्यार से उनका स्वागत किया। कैसी हो बेटी, क्या तुम्हारे मम्मी पापा ठीक है? मैं अच्छी आंटी, और मम्मी पापा भी ठीक है। दीदी अभी तक सोकर नहीं उठी है क्या? क्या कर रही है? वो तैयार हो रही है। तुम जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म नाश्ता लगाती हूँ, उसने कहा और रसोई में चली गई। श्रीलेखा खाने की टेबल पर आई। तब तक हरिका भी तैयार हो अपना पर्स लिए हॉल में आ गई। हाय दीदी, कैसी हो? तुम और तुम्हारे कपड़े, कितनी गरीब लग रही हो। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, समझी ना? ऐसा कहकर वो डाइनिंग टेबल पर बैठने लगी। आपको कैसे लगता है कि कोई रिश्ता नहीं है? अमीर और गरीब के बीच तो हमेशा से रिश्ता है। जब वो ऐसा कह रही थी, वरुधनी नाश्ता लेकर आई। श्रीलेखा ने वरुधनी के हाथ से नाश्ता लिया और हरिका को परोसने लगी। ये देख हरिका ने अपने पर्स से कुछ पैसे निकाले और बड़ी लापरवाही से उसके ऊपर फेंक दिए। कुछ नोट इधर उधर भी गिर गए। मुझे नाश्ता परोसने के लिए मेरी तरफ से ये टिप है। मुझे लगता है तुमने इतने पैसे कभी नहीं देखे होंगे। ये देखकर वरुधनी गुस्से से खाने की टेबल पर आई और हरिका को डांटा। फिर श्रीलेखा चुपचाप उठकर झाड़ू और डस्टपैन लेकर आई, पैसे उठाए और गिनकर टेबल पर रख दिए। जब श्रीलेखा वहां से जाने लगी तब, ये पैसा तुम्हारे लिए है, मेरी सेवा करने के लिए तुम्हें टिप दे रही हूँ। मुझे बताओ अगर पैसा कम है थोड़ा और दे दूंगी। गरीबों को बांटना आदत है मेरी। श्रीलेखा कुछ नहीं बोली। उसने वो पैसा लिया और अपने कमरे में चली गई और उन पैसों को एक जार में रख दिया। दिन गुजरते रहे। श्रीलेखा जब भी कोई काम करती, हरिका उसे टिप में कुछ पैसे देती और श्रीलेखा उस पैसे को जार में जमा करती। एक दिन सुभाष और वरुधनी किसी काम से घर पर नहीं थे। हरिका छत पर गई और मोबाइल पर बात करने लगी। ऐसे ही 10 मिनट बीत गए। अचानक हरिका बात करते हुए छत से नीचे गिर गई। ये देखकर श्रीलेखा ने जल्दी से एम्बुलेंस बुलाई और उसे अस्पताल लेकर गई। वहां डॉक्टर की जांच करने के बाद पता चला कि उसे खून की जरूरत है। श्रीलेखा जानती थी कि उसका और हरिका का ब्लड ग्रुप एक ही है। उसने अपना खून हरिका को दिया। हरिका होश में आई तो देखा कि उसके मम्मी पापा के साथ श्रीलेखा भी वहां खड़ी है। श्रीलेखा, मुझे अस्पताल लाने के लिए ये टिप रखो। उसने इस तरह पैसे फेंके कि जैसे वो भूल गई हो कि वो एक अस्पताल में है, और फिर मुस्कुराई। श्रीलेखा ने भी उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और उसने वो सारा पैसा इकट्ठा किया। तुमने मुझे अस्पताल लाने के लिए टिप दी, लेकिन जो मैंने तुम्हें अपना खून दिया है उसके लिए तुम क्या करोगी? क्या तुम जैसे गरीब का खून मेरे अमीर शरीर में बह रहा है? नहीं, मैं नहीं सह सकती। इसके घटिया खून को मेरे शरीर से निकाल दो। इस तरह उसने अस्पताल में शोर मचाना शुरू कर दिया और वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं थी। वो चिल्लाती रही कि उसके अमीर शरीर में से
गरीब खून को निकाला जाए। आखिर में माँ वरुधनी ने उसे एक तमाचा जड़ दिया और उसे डांटा। तब जाकर वो चुप हुई। वो इलाज करवाकर घर वापस आई। श्रीलेखा ने हरिका के टिप में दिए हुए सारे पैसे एक जार में रख लिए। एक दिन, दीदी क्या हम दोनों मंदिर चले आज? मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ तो जाओ। नहीं दीदी, तुमको मेरे साथ आना होगा। मैंने भगवान से मांगा था कि तुम अस्पताल से अच्छी होकर घर आ जाओगी तो मैं तुम्हें मंदिर ले चलूंगी। तुमको मेरे साथ आना ही होगा, नहीं तो भगवान नाराज हो जाएंगे। मैं अमीर हूँ, मैं कहीं नहीं जाती। भगवान भी मुझसे नाराज नहीं होते। मैं नहीं जाऊंगी। प्लीज दीदी चलो ना। हरिका आखिर मान गई और श्रीलेखा और वो दोनों मंदिर गए। वहाँ दुकान पर नारियल लेते समय भी हरिका ने फेंक कर पैसे दिए। फूल की दुकान पर भी ऐसे ही किया। वो मंदिर के बाहर ही खड़ी होकर पूजा करने लगी, लेकिन श्रीलेखा मंदिर के अंदर गई, नारियल तोड़ा और प्रसाद लेकर बाहर आई। फिर दोनों एक साथ कार में घर जाने लगे। एक सिग्नल पर कार रुकी, तभी वहां एक भिखारी आया और कुछ मांगने लगा। श्रीलेखा को दया आई और उसने उसे कुछ पैसे दिए। देखते ही देखते हरिका ने उस भिखारी को अपनी तरफ इशारे से बुलाया और जब वो आया तो तुरंत अपने हैंडबैग से निकालकर उसकी तरफ कुछ नोट फेंके। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। एक दिन एक सब्जी बेचने वाला उनकी गली से गुजरा। सब्जियां, ताजा ताजा सब्जियां, आइए मैडम खरीदिए ताजा सब्जियां। उसकी आवाज सुनकर वरुधनी ने तुरंत टोकरी ली। श्रीलेखा, श्रीलेखा। सुनकर श्रीलेखा उसके पास आई। हाँ आंटी बोलिए। बाहर सब्जी बेचने वाला आया है, सब्जी जाकर ले आओगी? ठीक है आंटी। उसने तुरंत टोकरी ली और उस सब्जी बेचने वाले को बुलाया। भैया आना जरा। वो अपनी गाड़ी को धक्का देता हुआ वहां आ गया। तभी हरिका भी अंदर से बाहर आई। अंकल टमाटर कितने का है? 1 किलो 50 रुपए का। 50 रुपए के तो काफी नहीं होंगे, मैं 100 रुपए के लूंगी। 2 किलो टमाटर, 1 किलो आलू और 1 किलो भिंडी दे दीजिए जरा। श्रीलेखा सब्जी लेकर पैसे गिनने लगी। पैसे गिनकर वो देने ही वाली थी कि हरिका ने अपनी दौलत का दिखावा करने के लिए अपने पैसे निकाले और सब्जी वाली की गाड़ी पर फेंककर अंदर चली गई। अमीर बच्चों के चोचलों पर मनी मन मुस्कुराता हुआ वो आगे बढ़ा। अपूर्व कॉलोनी में एक जोड़ा रहता था, रघुराम और जानकी का। उनकी 2 बेटियां थी, प्रेरणा और सिरी। बड़ी बेटी प्रेरणा ने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया था। वो एक बुटीक खोलना और अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती थी। वो सोचती है कि वो ये बात अपने पापा को बताए और उनसे मदद मांगे। उस दिन वो रात तक अपने पापा का इंतजार करती है और बार बार दरवाजे की तरफ देखती है। मैं तब से देख रही हूँ, तुम क्यों बार बार दरवाजे की तरफ देख रही हो? उधर क्या है? मुझे लगता है उधर उसका राजकुमार है माँ। मुंह बंद रखोगी तो अच्छा होगा। तुम्हारा, मेरा या माँ का? बताओ किसका मुंह बंद रखना चाहिए? सिर्फ तुम्हारा। मैं बस उसी का इंतजार कर रही हूँ। प्रेरणा, तुम कब से अपने पापा का इंतजार कर रही हो? क्या बात है? और क्या माँ, पापा की जेब में एक बड़ा सा छेद करने के लिए। मैं इतनी भी मतलबी नहीं माँ। पापा अभी तक नहीं आए और खाना भी नहीं खाया। उनकी सेहत का क्या होगा माँ? आपको ख्याल रखना चाहिए। माँ, मैं आपको बता रही हूँ, ये पापा की जेब में बड़ा छेद करने वाली है और अब तो केवल आपको अपने पति को ही बचाना चाहिए। हालांकि ये सब उनके साथ काम नहीं करने वाला, और वैसे भी अगर ये उनसे खर्चा कराने वाली है, उन्हें भी तो अपनी पत्नी से अनुमति लेनी होगी। तो फिर तुम इधर क्यों खड़ी हो? चलो चल के सोते हैं। जानकी और सिरी वहां से चली जाती हैं। प्रेरणा अब भी इंतजार कर रही थी और घड़ी में 11 से ज्यादा बज चुका था। रघुराम की कार देखते ही प्रेरणा कार की तरफ जाती है। उसे देखते ही रघुराम पूछते हैं, क्या बेटी, तुम अभी तक सोई नहीं? सब ठीक तो है ना? दोनों अंदर आते हैं। वहां जानकी और सिरी भी होती हैं। अरे भाई, आज क्या खास है? सिरी, अभी तक सोई नहीं तुम? पापा, आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं खाने लगाती हूँ।
तुम्हारी माँ है ना बेटा, तुम दोनों जाओ और सो जाओ। ऐसा नहीं है पापा, मुझे आपसे बात भी करनी है, इसलिए बोल रही हूँ। बताओ क्या बात है बेटी। वो क्या है ना, मेरा फैशन डिजाइनिंग का कोर्स पूरा हो चुका है। अब मैं एक बुटीक शुरू करना चाहती हूँ, इसीलिए बात करनी थी। और कुछ नहीं पापा, फटे पुराने कपड़ों पर पैचेस लगाने और यहाँ वहाँ से काट कर नए कपड़े बनाने वाली दुकान। ये सुनकर रघुराम और जानकी जोर से हंस पड़े। ये देखकर प्रेरणा थोड़ी उदास हो गई। उसका चेहरा देखकर उन्होंने हंसना बंद कर दिया। सबसे पहले तुम्हारा कोर्स पूरा करने के लिए बधाई, और अब तुम अपना बुटीक खोलकर अपने पैरों पर खड़ी होने की सोच रही हो, तो मैं बहुत खुश हूँ। मुझे एक लिस्ट दे दो, तुम्हें क्या क्या चाहिए मैं सब कर दूंगा। थैंक्स अ लॉट पापा, मैं तो बहुत डर रही थी कि आप हाँ बोलोगे या नहीं। 2 दिनों के बाद प्रेरणा अपना बुटीक शुरू करती है। सिरी को यह ख्याल आता है और प्रेरणा भी मान जाती है, जिसके बाद सिरी एक माइक को लेकर बुटीक के बाहर खड़ी हो जाती है। उन आंटीज के लिए खुशखबरी जिनकी शादी हो चुकी है, और उन लड़कियों के लिए भी जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। अब पूर्वा कॉलोनी में रहने वालों को रफू के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपकी कॉलोनी में अब प्रेरणा बुटीक खुल चुका है। यहाँ रफू कराइए और अपने पुराने कपड़ों को नया बनाइए। ये सुनकर प्रेरणा चौंक गई और बोली, इस तरह जो आने को तैयार है वो भी नहीं आएंगे, प्लीज ऐसा मत बोलो। प्रेरणा ने उससे आग्रह किया, लेकिन जो भी और जैसा भी डिजाइन आपको चाहिए हम सिल देंगे, जैसी भी पतलून आपको चाहिए हम सिल देंगे, आपकी साड़ी पर जैसे भी फूल आपको चाहिए हम बना देंगे। आइए हमारी बुटीक पर आइए और मनचाही पोशाक ले जाइए। ये सुनकर प्रेरणा कुछ भी नहीं बोलती और बस सिरी को हाथ जोड़ के आगे ना बोलने की विनती करती है। चुप हो जा बहन, चुप हो जा। हालांकि दुकान खोले 2 दिन हो गए थे, लेकिन कोई भी नहीं आया था। प्रेरणा को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो एक कपड़े पर डिजाइन बनाने लगती है। ये देखकर सिरी बोली, मेरी बहन ने बचपन से बहुत मेहनत से पढ़ाई की थी, तो मैं सोचती थी कि वो बड़ी होकर ऑफिसर बनेगी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बहन की जिंदगी इन कपड़ों के टुकड़ों पर निर्भर करेगी। सच, सो सैड। क्या तुम अपना ड्रामा बंद करोगी? अरे मैं चुप भी तो हूँ। मैं बाहर जा रही हूँ, तुम यहीं रुको। अगर कोई आए तो नाप ले लेना और साफ साफ लिख लेना, ठीक है? हाँ, अगर तुम आते समय चिकन बिरयानी लाओगी तो मैं सोच सकती हूँ, वरना मैं जा रही हूँ, जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा लाऊंगी, लेकिन तुम यहीं रुकना, कहीं जाना नहीं। ऐसा बोल प्रेरणा शॉप से चली गई। सिरी बुटीक में बैठी थी और मोबाइल पे खेल रही थी। इसी बीच एक गहरे रंग की औरत जो मोटी थी दुकान पर आती है और सिरी चौंक कर उसकी तरफ देखती है। बताइए आंटी, आप कौन हो और आपको क्या चाहिए? तुम मुझे आंटी क्यों बोल रही हो? अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई। मैं तो शाहरुख जैसे रोमांटिक लड़के का इंतजार कर रही हूँ। हे भगवान, शाहरुख जैसे रोमांटिक लड़का, ये मुंह और मसूर की दाल, इस जन्म में तो इसकी शादी होने से रही। क्या? ये कहा कि जाओ और अपने मुंह को एक बार आईने में देखो। ये सुनकर वो मोटी औरत चिढ़ जाती है। ये तो सिंगरानी कोयले जैसी है, इसके लिए आधुनिक कपड़े बनाने के लिए तो पूरी दुकान के कपड़े कम पड़ जाएंगे और जरूरी और भी कपड़ा लाना पड़ेगा। क्या क्या बड़बड़ कर रही हो? आधुनिक कपड़े सिलाने के लिए नाप लेना होगा। यहाँ पर आओ। तुम खुद यहाँ और नाप लो, मैं उधर नहीं आ सकती। फिर वो खुद ही मोटी महिला के पास चली गई और उसके हाथ का माप लेने लगी और कागज पर लिखा, मोटी बहन कृपया अपना हाथ उठाओ, मैं कमर का माप ले लूं। ये सुनकर वो मोटी औरत हाथ उठाती है और सिरी के कंधे पर रख देती है, लेकिन सिरी उसका भार सहन नहीं कर पाती। हे भगवान, ये हाथ है या हाथी की सूंड, अपना हाथ उठाओ, मैं दब के मर जाऊंगी। और उसने टेबल पर पड़ी कैंची उठा ली और मोटी महिला के हाथ पर चुभोई। जैसे ही उसने हाथ उठाया, सिरी ने सांस ली। You stupid face, you fatty! क्या तुम इस दुकान पर मुझे मारने आई थी? चलो बाहर निकलो। उन शब्दों को सुनकर मोटी महिला वहां से जाने ही वाली थी कि प्रेरणा वहां आ पहुंची। उसने तुरंत मोटी महिला से बात की और उसका नाप लिया। मोटी महिला ने सिरी को घूरा और वहां से चली गई। दीदी, ऐसा लगा एक बड़ा तूफान आया था। इस बीच रश्मि कवर के साथ आती है और कवर के अंदर से एक टॉप निकालती है और प्रेरणा को दिखाती है।
कुछ देर सब एक दूसरे का चेहरा ताकती रहती है। इस टॉप में कितने सारे छेद हैं। ये क्या है? मैंने कैसे सिलने को कहा था और आपने कैसे सिला है? ये छेद क्या है? अरे आपको समझ नहीं आया, ये एक हवादार टॉप है। अच्छा, तो तुम ही इसे पहनो और मेरे पैसे वापस करो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपके लिए एक और सिल दूंगी, प्लीज आप कल आइए। बिना एक भी शब्द बोले रश्मि वहां से चल दी। प्रेरणा ने सिरी को डांटा। इस बीच सुमा एक ब्लाउज लेकर वहां आती है और प्रेरणा की तरफ फेंकती है। कितना भी आधुनिक ब्लाउज हो, डोरी या पीछे होगी या सामने, आधुनिक मतलब ये तो नहीं कि आप इसे क्रॉस बना दो। ये क्या तरीका है ब्लाउज बनाने का? हाँ, आपको नहीं आता तो क्षमा करें, आप कल आए, आपके लिए नया ब्लाउज बना दूंगी। यदि आप सिलाई करना नहीं जानती तो ये दुकान क्यों खोली और इसे बुटीक का नाम क्यों दिया है? ऐसे ही वो डांट के वहां से चली गई। सिरी समझ गई कि प्रेरणा उस पर बहुत गुस्सा है और उसके लिए वहां और रुकना अच्छा नहीं। उसने अपना बिरयानी का पैकेट वहां से लिया और भाग निकली। प्रेरणा गुस्से में, रुको सिरी, मैंने तुम्हें कैसे सिलने को कहा था और तुमने कैसे सिल दिया? और वो सिरी के पीछे उसे पकड़ने दौड़ती है।